उनके लिए तो मजबूरी है उनको ये सब जलाए रखना, क्योंकि 9 साढ़े 9 साल में कुछ काम किया होता, कुछ उपलब्धियां होती, कोई वादे पूरे किए होते, जनता को वाकई में दिखाया होता, कुछ जेब में डाला होता, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं होती। और फिर वे ट्रिलियन डॉलर वाली बात भी सही कही इन्होंने, मित्तल साहब ने। इंडिया की इकोनॉमी का वो पॉपुलेशन इतनी है, वो उतना सब है। अब पर कैपिटा इनकम तो श्रीलंका से भी कम है हमारा, बांग्लादेश से भी कम है हमारा, और हम फिर खुश हो रहे हैं। अगर तीसरे नंबर की भी इकोनॉमी बन जाओगे तो क्या हासिल हो जाएगा? उससे क्या गरीबी कम हो जाएगी, भ्रष्टाचार और ये जो असमानता है, अमीरी गरीबी के बीच असमानता है। अरे भाई 82 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज दे रहे हो मुफ्त का। कायदे से 2011 की जनगणना के हिसाब से ये, कायदे से 2021 की जनगणना का 2/3 95 करोड़ बैठता है। यानी 138 करोड़ में से कायदे से 96 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज दे रहे हो मुफ्त का। मुफ्त का भी नहीं दे रहे उसमें, अब वो उसका वो कहानी अलग है। 5 किलो अनाज दे रहे हो, फिर कह रहे हैं हम ये 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, 2075 में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। कमाल है शिगोफेबाजी का भी। नीति आयोग ने जो देश के सबसे पिछड़े जिलों की एक लिस्ट पेश की थी कुछ साल पहले, उसमें जो नूह का इलाका, मेवात का, ये सबसे पिछड़े जिलों में आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हरियाणा से, गुरुग्राम से सटा हुआ है, दिल्ली से सटा हुआ है, लेकिन सबसे पिछड़े जिलों में आता है। तो एक अनोखी बात ये है। दूसरा ये है कि मैं तो एक ही लाइन में बात कहूंगा, लंबी चौड़ी बात करने के बजाय, कि इट्स ऑल पॉलिटिक्स स्टूपिड। ये आमतौर पर कहा जाता है कि इट्स ऑल पॉलिटिक्स स्टूपिड। तो ये तो राजनीति है, ये राजनीति बढ़ती रहनी है। अब सवाल उठता है कि बीजेपी ये राजनीति क्यों कर रही है? बीजेपी अगर चुनाव आसानी से जीत रही है, या उसको जीतने की संभावनाएं उसकी ज्यादा है, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग मगर आग जलनी चाहिए। बीजेपी ने इस शेर को ट्रांसलेट कर दिया है कि मेरे राज्य में ना सही तेरे राज्य में सही, हो कहीं भी सांप्रदायिक अलाव, आग के जो सांप्रदायिक अलाव है वो जलते रहने चाहिए। तो ये छोटे छोटे जल रहे हैं। इससे सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि मोदी जी को पता लग गया है कि हिंदू जो कट्टर वोट है, या जो उसके साथ साथ जो फ्लोटिंग वोट है जो हिंदुओं का, जो पहले बीजेपी का साथ देता रहा है, वो साथ देने वाला नहीं है। वो महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम चीजें हैं, और वो 9 साढ़े 9 साल का शासन देख चुका है, और उसमें से कुछ ड्रिफ्ट कर सकता है। और जब से इंडिया बना है तब से उसकी ड्रिफ्ट करने की संभावना और ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि पहले लोग सोचते थे कि भाई विकल्प क्या है, टीना फैक्टर है, किसी और को भी दे देंगे तो सत्ता में तो आने वाले है नहीं, और वोट खराब हो जाएगा। अब लोग ये नहीं सोच रहे। अब लोगों को लग रहा है कि इंडिया भी सक्षम है। इंडिया यानी पॉलिटिकल फ्रंट की बात कर रहा हूं। इंडिया भी सत्ता में आ सकता है, इंडिया भी वैकल्पिक नीतियों के साथ सामने आ सकता है। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि पूरा जोर लगाने के बाद, संघ का जोर, बीजेपी का जोर, तमाम नेताओं का जोर, सीएसडीएस का भी सर्वे बताता है कि 50% से ज्यादा हिंदू शिफ्ट नहीं हुआ उस तरफ। यानी हर दूसरा हिंदू जो है बीजेपी को वोट देता है, तो हर दूसरा हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देता है। इतना सब हिंदूकरण, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद करने के बाद बीजेपी 37% वोट से ऊपर नहीं बढ़ी है। तो मुझे लगता है कि उसकी असली चिंता अपना वोट बैंक का विस्तार नहीं है। असली चिंता है कि जो पहले से वोट अपनी झोली में है, ये तो बचा रहे। इसको तो उकसा के रखो, इसको तो गरमा के रखो कि भाई महंगाई है, बेरोजगारी है, आर्थिक व्यवस्था खराब है, इसको आप 6-8 महीने भूल जाइए। मई 2024 तक भूल जाइए। उसके बाद हम आएंगे, तीसरी बार ठीक कर देंगे, लेकिन अभी हमारा साथ दीजिए। तो ये मुझे लगता है कि आग इसलिए अलाव इसलिए भड़काए जा रहे हैं। मणिपुर देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के में इतनी लताड़ पड़ गई, उसके बावजूद कोई रिएक्शन नहीं। उसके बावजूद बेशर्मी से सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता है, तुलना की जाती है, सब छत्तीसगढ़ में भी देख लो, राजस्थान में देख लो, बंगाल में देख लो। और उस पर भी डांट पड़ती है। जो इंटरवीन करता है उसको, मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था कि बीजेपी में दिल्ली इकाई का कुछ पद दे दिया गया है। खैर, मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी के पक्ष या किसी के खिलाफ नहीं जाना चाहता, लेकिन मोटे तौर पर ये घबराहट का संदेश है कि इंडिया के आगे एनडीए घबराया हुआ है, थर्राया हुआ है।
देखिए, लंबी लकीर तो वाकई में खींच दी है, और इसका उदाहरण ये रेलवे वाला चेतन वाला मामला है, जिसमें सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इन्फ्लुएंस और गोदी मोदी मीडिया का इन्फ्लुएंस साफ तौर पर दिख रहा है। और ये इतने खतरनाक अंजाम तक पहुंच सकता है, ये अपने आप में बहुत हैरानी और बहुत ही शर्मिंदगी की भी बात है, चिंता की भी बात है, और बड़े दुख की भी बात है कि इतना इन्फ्लुएंस हो गया है। तो इससे तो कम से कम ऐसी अलगाववादी ताकतों को तो खुश होना चाहिए जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। अब मित्तल साहब कह रहे हैं साहब वो कर्नाटक का है, वहाँ नहीं चला हिंदू वाला कार्ड। लेकिन कर्नाटक में नहीं चला तो इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर भारत काउ बेल्ट में नहीं चलेगा। ये मुझे समझ से परे है। मुझे लगता है कि यहाँ बीजेपी को लगता है कि काठ की हांडी कई बार चढ़ाई जा सकती है। तीसरा, योगी जी ने पहले 80-20 की राजनीति की बात कही थी। अब दिक्कत यह है कि बीजेपी तो 80-20 की राजनीति कर सकती है और कर रही है, और 80-20 की राजनीति उसको मुफीद बैठती है, लेकिन विपक्ष 80-20 की राजनीति नहीं कर सकता, और 20% की राजनीति करके वो फिर सत्ता भी हासिल नहीं कर सकता और कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसको तो 100% की राजनीति करनी है, जैसा कि वो लोग कहते रहे हैं। और 100% की राजनीति कुल मिलाकर फिर भारत जोड़ो यात्रा, फिर राहुल गांधी का नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, ये इतनी शानदार लाइन है कि इसके सहारे मुझे लगता है कि इंडिया इसको टैगलाइन टाइप बना ले, और भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 के तहत इसका और ज्यादा विस्तार किया जाए, तो ये गेम चेंजिंग आइडिया 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में हो सकता है। और इसके अभी जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव है, उसमें कुछ चीजें देखने को मिल सकती हैं या देखने को मिलनी चाहिए। ये इंडिया के लिए बड़ा अग्नि परीक्षा का दौर है, हम कह सकते हैं, इंडिया यानी पॉलिटिकल फ्रंट के लिए। वैसे भी इंडिया भारत के लिए भी दौर है, वो बात अलग है। लेकिन अब निजी महत्वाकांक्षाएं छोड़नी होगी, ईगो प्रॉब्लम छोड़नी होगी, और थोड़ी कुर्बानी देनी होगी। अभी मैं कल परसों के इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे मिलते हैं अरविंद केजरीवाल से, दिल्ली की 7 में से 5 सीटें केजरीवाल को देने को तैयार हो जाते हैं, और पंजाब में 13 में से 8 सीटें देने को तैयार हो जाते हैं, और केजरीवाल पलट के कहते हैं कि हरियाणा में भी कुछ दे दो, राजस्थान में भी कुछ दे दो। तो अगर ऐसा ये रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? सोनिया गांधी ममता से कहती हैं कि मुस्लिम बहुल 4 सीटें दे दो, 4 सीटों पर आप खड़े मत करो पश्चिम बंगाल में, और ममता कहती है कि 4 सीटों के ही तो नेता हैं जो मुझे गाली देते हैं, पहले उनकी गाली गलौज बंद कराओ तो उसके बाद देखेंगे। तो ऐसे में फिर कैसे चलेगा? और फिर 80-20 वाले तो लगे हुए हैं, और हमने उनकी बातें बताई दी कि उनके लिए तो मजबूरी है उनको ये सब जलाए रखना, क्योंकि 9 साढ़े 9 साल में कुछ काम किया होता, कुछ उपलब्धियां होती, कोई वादे पूरे किए होते, जनता को वाकई में दिखाया होता, कुछ जेब में डाला होता, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं होती। और फिर $1 ट्रिलियन वाली बात भी सही कही इन्होंने, मित्तल साहब ने। इंडिया की इकोनॉमी का वो पॉपुलेशन इतनी है, वो उतना सब है। अब पर कैपिटा इनकम तो श्रीलंका से भी कम है हमारा, बांग्लादेश से भी कम है हमारा, और हम फिर खुश हो रहे हैं। अगर तीसरे नंबर की भी इकोनॉमी बन जाओगे तो क्या हासिल हो जाएगा? उससे क्या गरीबी कम हो जाएगी, भ्रष्टाचार और ये जो असमानता है, अमीरी गरीबी के बीच असमानता है। अरे भाई 82 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज दे रहे हो मुफ्त का। कायदे से 2011 की जनगणना के हिसाब से ये कायदे से 2021 की जनगणना का 2/3 95 करोड़ बैठता है, यानी 138 करोड़ में से कायदे से 96 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज दे रहे हो मुफ्त का भी नहीं दे रहे उसमें। अब वो कहानी अलग है। 5 किलो अनाज दे रहे हो, फिर कह रहे हैं हम ये 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, 2075 में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। कमाल है शिगोफेबाजी का भी। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।